नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों को खो दिया है। ये सभी बुधवार को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में तमिलनाडु के सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इकलौते ऐसे हैं जिनकी जान इस हादसे में बच पाई है। फिलहाल उनका इलाज सैन्य अस्पताल में चल रहा है और इस खबर पर पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत सभी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और श्रद्धांजलि दी है। हेलीकॉप्टर हादसे पर आज राज्यसभा और लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान भी देंगे और ये जानकारी सामने आई है कि CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी और बाकी लोगों का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। और अब हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई का, जो उस जगह पर है काटेरी नीलगिरी हिल्स में जहां पर यह हादसा हुआ है। निहाल, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? देश ने अपने पहले CDS को खो दिया है, बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, बहुत दुखद है क्योंकि 14 लोगों में से 13 लोगों की इसमें जान चली गई है। आप मौके पर हैं, क्या कुछ आपके सामने है? बहुत ही दुखद है। और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले घटनास्थल पर एयर चीफ मार्शल पहुंचे और ये वो जगह है जहां से घटनास्थल की तरफ जाया जाता है, लेकिन इसकी पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां से आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल के आने से पहले यहां पर एयरफोर्स की 3 टीमें आई थी और उनके जो बैचेस थे, उनके जो उसको देख करके ऐसा लगता था कि वो सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। और साथ ही साथ जब हमने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ किस विभाग से हैं, तो उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन हमें जो पता चला उसके मुताबिक ये सभी जांच के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, तो जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स का तलाशा जाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ से तकरीबन 800 से 900 मीटर जो हमें बताया जा रहा है, वहाँ पर यह हादसा हुआ है, जो कि एक चाय का बागान है और उस बागान में लगभग 200 से 300 के आसपास लोग, वहाँ पर कुछ फैमिलीज रहती हैं वहाँ पे। तो ये जो पूरा इलाका है, ये काफ़ी ऊंचाई पर यह हादसा हुआ है। और कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब दाहिने तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो देखिए अभी इस वक्त कितना यहाँ पर कुहासा छाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है और काफ़ी ऊंची पहाड़ी भी है यहाँ पर, और ऐसे में ये हादसा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एयरफोर्स के जो ट्रेंड पायलट्स थे उनके लिए ये नए हालात थे? ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं, ये एक विशेष सबसे बेहतरीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन सैन्य हेलीकॉप्टर्स में से एक था और ये इस एरिया में सुलूर से लेकर के वेलिंगटन के रास्ते पर हमेशा ये हेलीकॉप्टर फ्लाई करता था और जो पायलट थे उनके लिए भी ये इलाका नया नहीं था। और ये जो हालात यहाँ पर पैदा होते हैं, जैसे कि धुंध छा जाना या बारिश होना, ऊंची पहाड़ियाँ, ऊंची चोटियाँ और साथ ही साथ ऊंचे पेड़, ये सब कुछ भी नया नहीं है। तो ऐसे में इस तरह से हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या हुआ, ये एक जांच का विषय है। लेकिन बहुत ही जो दुखद घटना है, देश ने अपना पहला CDS खोया है और साथ ही साथ इतने सारे सैनिक भी इसमें शहीद हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो जांच का विषय है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज इनमें से ज़्यादातर का पार्थिव शरीर दिल्ली ले जाया जाएगा और कुछ पार्थिव शरीर उनके जो पैतृक गांव है वहां भेज दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब से थोड़ी देर के बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स के प्रमुख के साथ साथ कई सारे एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये सभी जांच का शायद जायजा ले रहे होंगे कि आखिर किस तरह से हुआ, क्यों हुआ और अब भविष्य में इसको किस तरह से रोका जा सकता है। बिल्कुल निहाल, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है क्योंकि इतना बड़ा हादसा पेश आया है कि पूरा देश एक तरह से सदमे में है। निहाल, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि इस इतने बड़े हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो हैं, वो इकलौते ऐसे हैं जिनकी जान बची है, उनकी हालत के बारे में इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सेना की तरफ से जो जानकारी मिली थी और उसके मुताबिक वो बुरी तरह से जले हुए हैं। जो बेहतरीन इलाज है, जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो
तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे वो बिल्कुल सही सलामत होकर के वापस लौट आए। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। देखिए जिसमें 13 लोगों की जानें गई हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो बच गए हैं वो कितने जल गए होंगे, किस तरह से जले होंगे और कितना उनको नुकसान उनके शरीर को पहुंचा होगा। तो ये सब अब तो जब कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। अब अगला जब बुलेटिन आएगा तो ये पता चल पाएगा, क्योंकि ये डिफेंस हॉस्पिटल है इसलिए वहां से बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती। तो जब ज्यादा जानकारी और मिलेगी थोड़ी देर के बाद तो शायद और तस्वीर साफ हो पाएगी कि अब उनकी हालत कैसी मौजूद है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ चश्मदीदों से आपकी बात हो पाई है, क्योंकि सबसे पहले जब ये हादसा हुआ तो वहां पर जो तस्वीरें सामने आई, स्थानीय लोग ही थे जो वहां पर पहुंचे थे और ये भी देखा गया कि उसमें जो बाल्टी होती है उसमें पानी भरकर जो आग बुझाने की कोशिश की गई थी स्थानीय लोगों के द्वारा। कुछ लोगों से क्या आपकी बात हो पाई है वहां पर, स्थानीय लोगों से? देखिए अभी कोई भी किसी को भी वहां से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अभी गोविंद मूर्ति आपको और नजदीक जाकर के दिखाएंगे। इस इलाके को पूरी तरह से कार्डन ऑफ कर दिया गया है। जो लोग अंदर रहते हैं, जो कुछ परिवार वहां पर रहते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते और यहां से कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसी सूरत में अभी किसी को भी अंदर वहां से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन इन्हीं लोगों ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया था और वो तमाम कोशिशें की थी कि जो आग, जिस तरह से मलबा जल रहा था, उस पे आग पे काबू पाया जा सके। और तो उनकी तरफ से कोशिश हुई थी। ये सभी वो लोग हैं जो चाय बागान में काम करते हैं और ऐसे 60 से 70 परिवार वहां पर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तकरीबन 300 के आसपास लोग वहां पर, जहां पर यह घटना हुई है वहां पर ये लोग होते हैं और उन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो लेकिन फिलहाल उनमें से किसी से बात नहीं हो पाई है क्योंकि किसी को भी अभी आने नहीं दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी निहाल किदवई काटेरी नीलगिरी हिल्स पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ है। आपके पास हम अपडेट के लिए निहाल आते रहेंगे। विपिन रावत के परिवार को गहरा सदमा लगा है। उनके रिश्तेदार ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी। अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिलकर किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है ये सब, ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। नेचर तो बहुत बढ़िया था और हर किसी से प्यार से बात कर। परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 4 बेटी है, एक बेटा है। बेटे प्रसाद जी एक बेटे थे। आपको किस तरीके से जानकारी मिली पृथ्वी के बारे में? हमें बेटा नहीं, मैंने टीवी तो 1:30 बजे खोला था। खाना खा के मैं सीधी वहीं जाती हूँ तो टीवी खोलती हूँ, टीवी खोल लेती हूँ तो फिर मुझे नींद आ जाती है। मैं ऐसी चला छोड़ देती हूँ। फिर उठी हूँ तो मैंने देखा है तो उस पर पहले जब भी देख के सोई थी मैंने, वापस जब कभी भी आ ही नहीं रहा था कुछ भी वैसे। मैं सो गई हूँ, फिर मुझे मालूम नहीं। फिर उठी हूँ तो उन्हीं के पापा का फोन आया है। लास्ट टाइम आपकी पृथ्वी जी से कब बात हुई थी? कल बात हुई थी बेटा, रात को। एक साल से ज्यादा वक्त से चल रहा किसान आंदोलन आज खत्म हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के आश्वासन के बाद इस आंदोलन के खत्म होने का ऐलान आज कर सकता है। सरकार किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लेने को तैयार हो गई है और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बनने वाली जो कमेटी है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों को शामिल करने पर भी रजामंदी सरकार ने दे दी है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर किसान थिरक रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। किसान संगठनों को भेजे अपने दूसरे प्रस्ताव में सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगे मान ली हैं। सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर समिति बनाएगी। समिति में संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य शामिल होंगे। सरकार पहले की तरह पंजाब और दूसरे राज्यों से खरीद जारी रखेगी। किसानों पर देश भर में हुए मुकदमे तुरंत वापस होंगे।
किसानों को मुआवजा देने पर सरकार राजी है। बिजली बिल पर सरकार किसानों से बात करेगी। पराली जलाने पर किसानों को दंड नहीं भरना होगा। एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हो चुकी है। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था वो मंजूर कर लिया गया है। सभी स्टेट से बिना शर्त वापस होंगे। एमएसपी जैसे जारी था वैसे जारी रहेगा। कमेटी आगे एमएसपी को मजबूत करने के लिए फैसला करेगी। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार अपने प्रस्ताव पर दस्तखत करके दे दे तो किसान संगठन गुरुवार को 12 बजे बैठक कर आंदोलन खत्म करने का औपचारिक ऐलान कर देंगे। भारत सरकार ने जो रिवाइज्ड प्रपोजल आज हमें भेजा उस पर सभी किसान संगठनों की पूरी सहमति बन गई है और अब केवल एक चीज का इंतजार है कि वो जो अनौपचारिक प्रस्ताव आया था, चूंकि उस पे सहमत है, उस पे मोहर के लेटर हेड पे मिल जाए। कल 12 बजे मीटिंग होगी जिसमें उस पे औपचारिक सहमति बना के इसके निष्कर्ष की घोषणा की जाएगी। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की सीमाओं से जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन अपने राज्यों में वो किसानों के मुद्दों पर आंदोलन करते रहेंगे। तो फिलहाल जिनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, नक्सली, उपद्रवी, मवाली कहा गया, आज सरकार ने माना है कि वो किसान है। वो 700 किसान जिनकी मौत हुई इस आंदोलन में, सरकार ने माना है कि वो किसान है, वो देशद्रोही नहीं है और सरकार उन्हें मुआवजा देने को तैयार है। तो शायद एक सबसे बड़ा आंदोलन जो लंबे वक्त से चलता रहा ये खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन ने दिखाया है कि असल आंदोलन क्या होता है, एकता क्या होती है। और सरकार अगर झुकी है तो समझिए कि हर बात मानी जाती है, पर कहने का सलीका होना चाहिए। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सिंघू बॉर्डर में मुस्कुराते हुए सरदार किसान मजदूरों के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे विपक्ष की राजनीति की। जी हां, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। संसद के अंदर तो विपक्ष एकजुट दिख रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है उनका, राज्यसभा में जो उनके सांसद सस्पेंड हुए हैं उनको लेकर के। लेकिन संसद के बाहर क्या रणनीति रहेगी? ममता बनर्जी ने जिस तरह कह दिया कि कोई यूपीए नहीं है, उसको लेकर के एक बड़े सवाल खड़े हुए। तो क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को साथ आना चाहिए? आएंगे भी तो कैसे आएंगे? इसी बीच शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और उन्हें कहा, कुछ बातें कही है। यही वजह कि आज संजय राउत साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि विपक्ष की रणनीति क्या होनी चाहिए संसद के अंदर और संसद के बाहर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, यानी 2024 के लिए? देखिए, अभी विपक्ष की एकता की बात अगर आप करें या रणनीति की बात करें तो अब तक पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, अपने अपने कुनबे में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने गुटों में। अब 2024 के लिए अगर हम सबको एक साथ लाने वाली कोई लीडरशिप आती है तो हम एक साथ बैठकर काम करेंगे। आज राज्यसभा नहीं चल रही, मैं राज्यसभा से आया हूँ। आज राज्यसभा में पूरा विपक्ष एक है क्योंकि 12 सांसदों का हमारा निलंबन किया है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम बाहर बैठे हैं आज भी, लेकिन ये आज की बात है, ये सदन की बात है। लेकिन अगर देश की बात करें तो 2024 की तैयारी आज से अगर हम नहीं करेंगे तो वही पन्ना वापस रिपीट हो जाएगा जो 2014 में हुआ था, उसके बाद हुआ था। तो अब कुछ लोगों ने प्रयास शुरू किया है। मैं कल ही राहुल गांधी जी से मिलकर आया हूँ, तो मैंने कहा, उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इनिशिएटिव लीजिए एकता के लिए। लीडरशिप क्या है, किसकी होगी, बाद में देखेंगे, लेकिन यूपीए को मजबूत करना और यूपीए को मैदान में उतारना सबको साथ लेकर, ये देश की ज़रूरत है, लोकतंत्र की ज़रूरत है। ये मैंने कल राहुल जी से मिलकर खुद विस्तार से बात की है। तो राव साहब, आपका ये मानना है कि बिना कांग्रेस के कोई तीसरा मोर्चा, दूसरा मोर्चा या विपक्ष का मोर्चा नहीं बन सकता है? आपको हर हालत में कांग्रेस का साथ चाहिए, चाहे आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं करते हो? देखिए, ये बात 100% सही है कि कांग्रेस को आप छोड़कर आप विपक्ष का नया गठबंधन या नया फ्रंट कैसे बना सकते हो? आज भी इस देश में
कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पूरे देश में गांव-गांव में उनके कार्यकर्ता है। कांग्रेस जरूर कमजोर हुई है, कांग्रेस आज कमजोर स्थिति में है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, ऐसे बहुत से बड़े बड़े राज्यों में आज भी कांग्रेस का अस्तित्व ठीक ठाक है। अगर कांग्रेस अपने आप को रिपेयर कर सकती है तो कांग्रेस अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और ये सभी विपक्ष का भी एक दायित्व बनता है कि कांग्रेस को थोड़ा सपोर्ट करें, कांग्रेस को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारे में एक ही कांग्रेस पार्टी है जो अगर अपने आप को संभल पाती है तो 100 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। अगर कोई भी पार्टी हमारे में से 100 से ज़्यादा सीट नहीं जीत पाती तो मुझे लगता नहीं कि लड़ाई को कोई फायदा है, लड़ाई का कोई फायदा है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी आपके शहर मुंबई गई, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की, आप लोगों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई यूपीए नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, यूपीए है या नहीं है? देखिए, ममता दीदी मुंबई में आई थी, ममता दीदी से हमारी भी मुलाकात होगी। मैं आदित्य ठाकरे जी के साथ उनको मिला, उनका स्वागत भी किया मुंबई में। हम उनके लिए, हमारे मन में बहुत ही आदर की भावना है। नेता है देश की, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, बाद में पवार साहब से भी मिलकर आई। तो पत्रकारों ने उनको पूछा यूपीए के बारे में, तो ममता जी उनके अंदाज में, उनका अंदाज है कि कहाँ है यूपीए। लेकिन यूपीए है या नहीं है ये सवाल नहीं है, जो भी यूपीए आज कागज़ पर आपको दिख रही है उसको मजबूत करना है। और बगैर कांग्रेस कोई भी फ्रंट प्रैक्टिकल नहीं है इस देश में। यूपीए के साथ या कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र में हमारे मतभेद थे और है, लेकिन हम सरकार चला रहे हैं, हमने बीजेपी को दूर रखा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ये 3 भिन्न विचार दल वाली पार्टी हम एक साथ आकर सरकार बना रहे, 2 साल हो गए, सरकार चल रही है। ऐसे में यूपीए क्या है, महाराष्ट्र में जो प्रयोग चल रहा है, मैं उसके लिए ये कहता हूँ, ये मिनी यूपीए है। अगर महाराष्ट्र में चल सकता है तो देश में क्यों नहीं चल सकता? महाराष्ट्र ने एक रास्ता खुला, एक दिशा दिखाई है लोगों को, तो उसका विचार होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो विपक्ष होगा उसको ममता बनर्जी लीड करें, लेकिन आप राहुल गांधी से मिलते हैं, आप कहते हैं राहुल गांधी को कि आप इनिशिएटिव लीजिए, तो कितने लोग लीड करेंगे? शरद पवार साहब भी है, तो ममता बनर्जी हो गई, शरद पवार हो गए, राहुल गांधी हो गए, तो कितने लीडर होंगे एक विपक्ष के? देखिए, इनिशिएटिव लेना और लीड करना ये 2 डिफरेंट बातें हैं। मैंने राहुल जी से कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक आज भी ब्रांड है इस देश में, ऐतिहासिक पार्टी है। आपको यूपीए में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, मित्र परिवार सब पॉलिटिकल लाने के लिए आपको न्योता देना पड़ेगा सबको। कोई अपने आप नहीं आता है घर में, हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो न्योता देना पड़ता है। तो राहुल जी को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लीडरशिप का मुद्दा बाद में सामने आ जाएगा, तो शरद पवार जैसे बड़े नेता है वो सबसे मिलकर चर्चा करेंगे। शरद पवार की क्या भूमिका देखते हैं? सबसे वरिष्ठ नेता है, कद में काफी बड़े हैं और सारा विपक्ष एकजुट हो सकता है उनके पीछे। तो विपक्ष में आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका होगी और क्या शिवसेना देखना चाहती है? देखिए, मैंने 2 दिन से पवार साहब से बहुत बार इस बारे में बातचीत की है। जो भूमिका हमने कही कि कांग्रेस के सिवाय कोई फ्रंट नहीं बन सकता, कांग्रेस को आप नहीं दूर कर सकते, रख सकते, शरद पवार साहब की भी यही भूमिका है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो क्या आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस यानी कि शरद पवार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सबको इकट्ठा होना होगा, जबकि वैसी परिस्थिति में हर एक राज्य में कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है तृणमूल कांग्रेस, पूरा का पूरा स्टेट यूनिट जो है वो अपने में शामिल करा लेती है, तो ऐसे में कैसे होगा ये?
देखिए, कांग्रेस को कमजोर करने से या कांग्रेस को तोड़ने से, स्टेट में हर छोटे छोटे स्टेट में कांग्रेस को कमजोर करने से हम 2024 में मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का पराभव, उनको पराजित नहीं कर सकते। हम सबको एक दूसरे को संभल कर ही चलना पड़ेगा। कांग्रेस को तोड़ने से क्या बीजेपी का ही फायदा होगा। गोवा एक छोटा राज्य है, त्रिपुरा एक छोटा राज्य है। ये छोटे छोटे राज्य में भी अब कांग्रेस को तोड़ना या कमजोर करना, मुझे लगता है ये बीजेपी को मजबूत करने की ही एक प्रक्रिया है। तो आपको क्या लगता है जो तृणमूल कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है, क्या उनको ये बंद करना चाहिए? क्या यह विपक्षी एकता के लिए खतरनाक है? उन्हें दूसरी पार्टियों का भी सम्मान करना चाहिए? मुझे लगता है कि पहले अगर हम 2024 की तैयारी सब मिलकर कर रहे हैं तो सबको पहले एक प्लेटफॉर्म पर आना ही चाहिए। हम तीसरा चौथा फ्रंट नहीं बना सकते, वो हमको प्रैक्टिकली हमको वो यश नहीं देगा, हम सक्सेस नहीं देगा। एक ही फ्रंट बनेगा, चाहे लीडर कोई भी हो। मैं नहीं कहूँगा ये लीडर होगा या ये लीडर होगा, ये लीडर होगा। हर स्टेट में अपनी अपनी बादशाही चल रही है रीजनल पार्टीज की, वो तो वैसी ही रहेगी। वो सब रखकर सबको एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के दिन में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यदि कांग्रेस उन 200 सवा 200 सीटों पे जहां उनका बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है, यदि वो 80-90 से ज्यादा सीटें लेती हैं तो फिर उन पे कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। आज सवाल कांग्रेस पे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि उनके पास नंबर नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को अच्छा परफॉर्म करना ही होगा? हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस 100 से ऊपर ज्यादा सीटें जीते, लेकिन 2 चुनाव में नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का ऐसा प्रॉब्लम है भाई साहब कि कांग्रेस का दुश्मन जो है वो कांग्रेस में ही बैठे हैं सब लोग और कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा रही है, विपक्ष के लोग ही हरा रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस विपक्ष की बहुत सी ऐसी पार्टी है जो नहीं चाहते कि कांग्रेस बढ़े, कांग्रेस को ताकत मिले। वो सब लोग कांग्रेस की जो बची खुची स्पेस है वो खाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं, अगर 2024 में देश में परिवर्तन हम करना चाहते हैं तो कांग्रेस को कमजोर करना ठीक नहीं है। तो आपने क्या राहुल गांधी को यह बात बताई कि कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही कमजोर कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन्हें हरवा रहे हैं? देखिए, बातचीत में बहुत सी बातें निकल आती है। राहुल जी एक सच्चे दिल वाले इंसान है, नेता है। मैं उनको बहुत बार मिल चुका हूं। जब बात करते हैं तो खुलकर बात करते हैं और मुझे लगता है कि जो बात मुझे लगती है मैं उनसे बात कर लेता हूं। संजय राउत साहब, आपको क्या लगता है कि संसद में यह गतिरोध कैसे खत्म होगा? देखिए, सरकार नहीं चाहती कि ये गतिरोध खत्म हो। 12 सांसदों का जो निलंबन है वो गैर कानूनी है, झूठे आरोप लगाए गए हैं। जरूर हमने एजिटेशन किया है, हमारे लोगों ने आंदोलन किया है, वेल में गए हैं, आक्रामक भी हुए हैं, लेकिन किसानों के जो कानून है, काले कानून है, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ है, जिसके लिए जो 3 कानून प्रधानमंत्री जी ने पीछे लिए और माफी भी मांग ली। उसका मतलब ये है हमारे सांसदों का आंदोलन सही था, वो फैक्ट थी। तो सरकार ने भी, सरकार की तरफ से भी ये 12 सांसदों का निलंबन पीछे लेना चाहिए और अपना दिल, सरकार का दिल होता है, ये बहुत बड़ा होता है, राजा का दिल बड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार राजनीति कर रही है तो हम क्या करेंगे? हम संघर्ष करेंगे, लड़ते रहेंगे। आज पूरा दिन हमारे पूरा विपक्ष दल, आज जो 12 सांसद बैठे हैं गांधी स्टैच्यू के यहाँ, वहाँ अकरम मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप में बैठे हैं यहाँ। एक अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी ट्विटर हैंडल से एक राजनीतिक पार्टी को निशाना बनाया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है ये। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल। जैसे पीएम केयर फंड का हो रहा था वैसे ही हो रहा है। काली टोपी, लाल टोपी, पीली टोपी, ये प्रधानमंत्री के पीएम ऑफिस का ऑफिशियल हैंडलिंग से अगर होता है तो आप क्या आदर्श रखोगे जनता के सामने?
आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय राउत साहब, आपने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। तो सबसे बड़ी बात संजय राउत ने जो कही है वो कही है कि विपक्ष में एक दूसरे पार्टियों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बुधवार को तमिलनाडु के कन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई। वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर में ये सभी लोग सवार थे वो तमिलनाडु के सुलूर से वेलिंगटन जा रहा था और इसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इकलौते सर्वाइवर हैं। फिलहाल इनका इलाज वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस हादसे पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। हेलीकॉप्टर हादसे पर आज राज्यसभा और लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा और दोनों का अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को दिल्ली में किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल तकरीबन आधे घंटे तक घटनास्थल पर रहे और उसके बाद वो वापस लौट गए। इससे पहले कई सारी फॉरेंसिक टीमें भी वहाँ गई थी घटनास्थल का मुआयना करने के लिए, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में यह हादसा हुआ है वो दुनिया के बेहतरीन और सबसे सुरक्षित सैन्य हेलीकॉप्टर्स में से एक है। ऐसे में यह हादसा क्यों हुआ, ये चिंता की बात है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर के और भी हादसे हुए हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे लाजवाब हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। और जहां पर यह हादसा हुआ है यहां से तकरीबन 500 मीटर दूर बाईं तरफ हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरा पैन करेंगे तो आपको वो जगह के काफ़ी नज़दीक की तस्वीरें आपको मिलेंगी जहां पर यह हादसा हुआ है। ये इस रूट पर यह हेलीकॉप्टर पहले भी लगातार फ्लाई करता था। ये इलाका, ये हिली ट्रेन, ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से फॉग है, कुहासा जिस तरह से यहाँ पर छाया हुआ है और जिस तरह से ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, ये सब कुछ इसमें कुछ भी इसमें नया नहीं है। ये हमेशा से ऐसी ही है और ये हेलीकॉप्टर इस रूट पे हमेशा फ्लाई करता आया है और जो सबसे बेहतरीन पायलट है वो इसको उड़ाते रहे हैं यहाँ पर। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब ये रास्ता जाना पहचाना था इस हेलीकॉप्टर के लिए और इस रूट पे यानी सुलूर एयर बेस से वेलिंगटन के बीच में हमेशा ये हेलीकॉप्टर फ्लाई करता था, क्योंकि ये अधिकारियों की ज़्यादातर ट्रेनिंग होती है इन जगहों पे और ऐसे में जब भी वरिष्ठ अधिकारी आते थे तो इन्हीं सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में इन्हें लाया जाता था। तो ऐसे में यह हादसा क्यों हुआ, एयरफोर्स इसकी जांच कर रही है। इस हादसे की बहुत सी जानकारी ब्लैक बॉक्स से मिलेगी और ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। काटेरी नीलगिरी से कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। परिमल कुमार हैं हमारे साथ जो इस वक्त जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। परिमल, आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा उस घर के बाहर मौजूद होना जिसने अपने दोनों मतलब मां बाप दोनों को एक साथ एक हादसे में खो दिया। घर के बाहर मौजूद हैं, जरा परिवार के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो, अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए शारिक, यहाँ पे दो तरफ से एंट्री है इस घर की और एक पीछे की तरफ रास्ता आता है गली के जरिए और एक मेन रोड पे ये रास्ता है। सुबह से क्योंकि परिवार के लिए मुश्किल घड़ी है, मुश्किल वक्त है और ऐसे में हर कोई जो जाना पहचाना है, परिचित है, वो चाहता है कि परिवार के साथ रहे, क्योंकि ये मुश्किल घड़ी में जरूरत हो जाती है परिवार की जिसने दो अपने सदस्यों को खोया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि शहडोल में उनका ससुराल है, वहां से कुछ लोग आए हैं। उत्तराखंड जहाँ पे घर है बिपिन रावत का, वहां से कुछ लोग आने वाले हैं। हालांकि परिवार में उनकी दो बेटी है, लेकिन घर में कौन कौन मौजूद है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर किया गया है कि जो दिल्ली पुलिस हो या फिर आर्मी के अधिकारी हैं, उन्होंने कल हम लोग बिल्कुल इस घर के सामने में खड़े थे, वहां से बिल्कुल एक किनारे पे, जैसे आप देखिए कि रोड की दूसरी तरफ ये हमारे जैसे मीडिया कर्मी जो है उनको एक जगह दी गई है जहां से वो
यहाँ की जानकारी पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। और दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत का आवास स्थान है 3 कामराज मार्ग पे, वहां पे जो है आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही रहती है तो ऐसी सूरत हाल में वहां पर भीड़ दिक्कत पैदा कर रही थी। और इसी के बाद जो है ये इंतजाम किया गया। कल की भी बात बताएं तो राजनाथ सिंह पहुंचे थे, तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे, अजय टामटा यहाँ पर पहुंचे थे, आर्मी चीफ यहाँ पर पहुंचे थे, और कई सारे लोग ऐसे थे जिनको हम नहीं पहचान पा रहे थे जो यहाँ पे पहुंचे थे। उस वक्त की भी बात मैं बताऊं, जब ये खबर नहीं आई थी, इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी नहीं दी गई थी कि अब बिपिन रावत नहीं रहे, लेकिन तस्वीर इतनी डराने वाली थी कि उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि आशंका किस तरफ इशारा कर रही है वो तस्वीर। स्वाभाविक रूप से परिवार के जाने पहचाने परिचित रहे होंगे जनरल बिपिन रावत से, और लगातार लोग आते रहे। आज भी यहाँ पे मूवमेंट जरूर है सुबह से, जब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। एक दूसरा रास्ता भी है पीछे की तरफ जो मैंने पहले जिक्र किया, वहां से भी आने जाने का सिलसिला जो है वो उधर उस रास्ते से भी है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल बहुत ज्यादा चहल नहीं है यहाँ पर, बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं है, लेकिन कुछ आर्मी के अधिकारी जरूर आए हैं जिनकी गाड़ियां में। परिमल, बने रहे आप हमारे साथ नेहाल किदवई भी जुड़े हैं जो काटेरी नीलगिरी हिल्स पर मौजूद हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है उससे कुछ दूर ही पर वहां जहां तक वो जा सकते थे, वहां पर जहां तक जाने की इजाजत है वहां पे मौजूद हैं। निहाल, वहां से क्या खबर है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां यह हादसा हुआ जिसमें सीडीएस समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। देखिए, ये वही जगह है जहां पर हादसा हुआ। वहां कुछ पेड़ आपको दिख रहे होंगे। गोविंद मूर्ति जब कैमरे को पैन करेंगे तो वहां पर आप देखिए उस पेड़ के पास ही ये हादसा हुआ, और हम जो दुर्घटना स्थल है उससे महज 100 से 200 मीटर दूरी पे हैं। इससे आगे हमें जाने की इजाजत नहीं है। कई सारे सुरक्षाकर्मी यहाँ पे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी मौजूद थे। उन्होंने भी तकरीबन 45 मिनट जगह का मुआयना किया, दुर्घटना स्थल का मुआयना किया, और एयर चीफ मार्शल के आने से पहले कई सारे फॉरेंसिक टीम एयरफोर्स की जो थी, ऐसा हमें लगता है कि वो फॉरेंसिक टीम ही थी, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी 3 टीमें यहाँ पर आई थी। और अब से थोड़ी देर पहले राज्य पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची है, उसके अधिकारी भी पहुंचे हैं। ये लोग सभी फॉरेंसिक टीम से हैं, और देखिए लिखा भी हुआ है उस पर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो ये लोग सभी फॉरेंसिक टीम से हैं और लगातार जांच चल रही है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर काफी सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक था। ठीक देखिए, जहां पर यह हादसा हुआ उसके दाहिनी तरफ नीलगिरी हिल्स जो पहाड़ियां हैं, यहां पर इसी तरह का हमेशा धुंध छाया रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कोई नई बात नहीं है, और ये हेलीकॉप्टर इस रूट पर यानी सोलूर एयरफोर्स बेस से लेकर के वेलिंगटन के बीच में जो तकरीबन 90 किलोमीटर का फासला है, हमेशा इस रूट पे फ्लाई करता था। पहाड़ियां भी वही हैं, जो पेड़ हैं वो भी वैसी ही हैं। इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से धुंध लगती थी वो हमेशा लगती है इस मौसम में। तो जो पायलट्स थे उनके लिए भी कुछ नया नहीं था। इसलिए एयरफोर्स को ये जानना जरूरी है कि ऐसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर के साथ आखिर ऐसा कौन सा हादसा आया कि वो आग के गोले में तब्दील हो गया। क्योंकि ये टी एस्टेट है, और इस टी एस्टेट में तकरीबन 60 से 70 परिवार रहते हैं, और उनके लगभग 300 के आसपास पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो रहते हैं। उन्होंने जब देखा कि एक हेलीकॉप्टर जलता हुआ नीचे गिरा है, तो सबसे पहले बाल्टी में पानी लेकर के वो दौड़े ताकि जो मदद पहुंचाई जा सकती है। उन्हीं में से एक ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची और फिर काफी तेजी से कार्रवाई की गई, लेकिन एक बड़ा हादसा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे हुआ, इसकी वजह क्या थी, तकनीकी कारण क्या थे, इन सब की जांच फिलहाल निहाल किससे भी हम जुड़ेंगे। परिमल कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, परिमल के पास वापस चलते हैं। परिमल, जो खबर है वो ये है कि आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा और कल उसका अंतिम संस्कार होगा। उस पर अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे पाएं, कितने बजे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि हर कोई उन्हें आखिरी विदाई देना चाहेगा। देखिए, कार्यक्रम में कोई कोताही या किसी तरह की कमी सरकार नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि ये पोस्ट भी सरकार ने पहली बार क्रिएट किया है शारीरिक। और 4-5 बजे के आसपास का वक्त बताया गया जब पालम टेक्निकल एरिया में उनके पार्थिव शरीर को, उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर घर लाया जाएगा। और कल दोपहर के आसपास तक ये मुमकिन है
कि अंतिम संस्कार हो। लेकिन एक बार आप तारीख अगर यहाँ की स्थिति आपको दिखाएं कि घर के आसपास की स्थिति क्या है, तो आप देखिए कि इस तरीके से ये जमावड़ा है मीडिया का, और कल से इस तरीके से स्थिति है यहाँ पर बनी हुई दोपहर के बाद से। जगह जगह बैरिकेड भी नजर आ रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग इसलिए की गई है ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो आवाजाही को लेकर, क्योंकि मूवमेंट भी यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट की के आसार है और कल भी उस तरीके की चीजें हुई थी। तो इस तरह की कमोबेश स्थिति है। सेना भवन के आसपास का ये इलाका है केकाम राजमार्ग, और वहां पर जनरल बिपिन रावत का आवास स्थान है, और यहीं पर बगल में जो है एक दायरे में मीडिया को जगह दी गई, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरफ जा रहा था, कोई उस तरफ जा रहा था, तो गाड़ियों की आवाजाही में बड़ी दिक्कत आ रही थी कल। उसके बाद से एक घेरेबंदी की गई है रोड की दूसरी तरफ, जहाँ पे हम जैसे लोग जो है अलग अलग चैनल्स के या यूट्यूब से वो यहाँ पे मौजूद है। और मैंने पहले भी बताया कि पायलट टेक्निकल एरिया की जानकारी है जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। कल ऐसी चीजें बताई जा रही है कि रोड शो चीज हो सकती है जिसमें सड़क के जरिए पैदल उनके पार्थिव शरीर को, उनके पति के पार्थिव शरीर को ले जाया जाए अंतिम संस्कार के लिए। हालांकि उस स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है शारी, क्योंकि जानकारियां बहुत गिनी चुनी आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से मुश्किल वक्त है परिवार के लिए, उसमें लोग जो उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, उनके आने जाने का सिलसिला इस घर में लगातार जारी है। कल देर रात तक जारी था और सुबह में भी। जी परिमल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप दिन भर वहीं मौजूद हैं और इस खबर पर हम ताजा अपडेट्स के साथ वापस आते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एक बार फिर से हम निहाल किदवई के पास चलते हैं। वो उस जगह से कुछ ही मीटर यानी करीब 100-150 मीटर दूर ही है घटनास्थल से, जहां पर कल हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें सीडीएस समेत कुल 13 लोगों की जान चली गई। निहाल, जहां पे आप मौजूद हैं और आप बताए थे कि 100 से 150 मीटर की दूरी पर घटनास्थल है, वहां से आप जहां पर मौजूद हैं वो क्या मेन सड़क है, और उस सड़क से अस्पताल तक की दूरी कितनी है, और अस्पताल जहां उन्हें ले जाया गया और बाकी लोगों को ले जाया गया इस उम्मीद में कि शायद उनकी जान बचाई जा सके, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी थी, या उनकी स्थिति ऐसी थी कि पहुंचते तक या उससे पहले ही उनकी जान चली गई थी? देखिए, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर जलते हुए गिरा, और ऐसी सूरत में ज़्यादातर जो शरीर थे वो पूरी तरह से जल चुके थे। यानी कि उनमें आप समझ सकते हैं कि ऐसी सूरत में क्या होता है। जो पायलट बचे हैं उनकी हालत देखिए, वो कहते हैं कि वो 80% से ज़्यादा जले हुए हैं। तो लेकिन एक बात और जो सुनने में आई है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी किसी ने मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक पुष्टि नहीं की है कि विपिन रावत साहब कुछ बोलने की हालत में थे जब उनको लोगों ने देखा और उनको उठाया उस वक्त, शायद उसके बाद दर्दनाक हादसा हुआ। वो जो जगह है वहाँ, यहाँ से जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया 150 से 200 मीटर की दूरी पे है। एयरफोर्स के देखिए पर्सनल यहाँ पर आ रहे हैं, स्टेट पुलिस फोर्स के भी पर्सनल हैं, और यहाँ पर अब फॉरेंसिक टीम एयरफोर्स के साथ साथ जो पुलिस है उसकी फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। तो ये बायो कंट्रोल लैब है। अभी गोविंद मूर्ति जब कैमरे को थोड़ा दाहिनी तरफ पैन करेंगे और देखिए इसके ठीक दाहिनी तरफ ये ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पर किस तरह से ये कुहासा आपको देखने को मिल रहा है, ये जो फॉग आपको देखने को मिल रहा है, ये हमेशा यहाँ पर होता है ऐसे मौसम में। तो ऐसे में जो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पहाड़ी, ऊंचे ऊंचे पेड़, और ये जो ट्रेन है तकरीबन वेलिंगटन से सुलूर एयरफोर्स बेस का ये लगभग 90 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर हमेशा फ्लाई करते हैं क्योंकि कई सारे अधिकारी यहाँ पर आते हैं जांच के लिए, और ऐसी सूरत में ट्रेनिंग के लिए आते हैं और दूसरे कामों से आते हैं यहाँ पर। तो हमेशा हेलीकॉप्टर से सुलूर एयरफोर्स बेस से वेलिंगटन उनको लाया जाता है। तो जो पायलट हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से इस पूरे हिली ट्रेन के बारे में पता था, यहाँ पर जो जंगल है उसके बारे में पता है, यहाँ के मौसम के बारे में पता है, और इस हेलीकॉप्टर में ऐसी खूबियां थी जो इसको दुनिया की बेहतरीन सैन्य हेलीकॉप्टर में से एक बनाती है। इसके बावजूद ये हादसा कैसा हुआ, शायद इसीलिए एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल खुद यहाँ पर आए, उन्होंने खुद भी घटनास्थल का मुआयना किया। शुक्रिया निहाल, आप वहां पर मौजूद थे और वहां से इस रिपोर्ट के लिए हम आपके पास वापस लौटते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। भीमा कोरेगांव हिंसा के लिए आरोपी बनाई गई सुधा भारद्वाज को आखिरकार 3 साल बाद जमानत मिल गई। जांच एजेंसी एनआईए ने सुधा भारद्वाज की जमानत रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश की, जो नाकाम रही।
मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एनआईए की विशेष अदालत ने 50,000 कैश भरकर जमानत आदेश पारित कर दिया, लेकिन साथ में कई शर्तें भी लगाई हैं। 2018 से जेल में बंद सुधा भारद्वाज की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन कई शर्तों के साथ। जेल से छूटने के बाद मुंबई में ही रहना होगा, मुंबई में जहां रहेंगी उसकी पूरी जानकारी देनी होगी, मुकदमे की तारीख पर हाजिर रहना होगा, अगर पासपोर्ट है तो उसे सरेंडर करना होगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं, जनसभाओं में शामिल नहीं हो सकती हैं और मीडिया में केस से जुड़ी कोई बात नहीं कर सकती। अदालत में सुधा भारद्वाज के वकील युग चौधरी ने सुधा भारद्वाज को दिल्ली और छत्तीसगढ़ में अदालतों में प्रैक्टिस के लिए जाने की अनुमति देने की मांग की थी और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए गैग ऑर्डर का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने दोनों मांगे ठुकरा दी। बहरहाल सुधा भारद्वाज के करीबी और दोस्त खुश हैं कि 3 साल बाद ही सही उन्हें जमानत तो मिली। 3 साल एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि आदिवासी मजदूरों के बीच में रहकर और उनके कानूनी लड़ाइयाँ, हक की लड़ाइयाँ और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका हिस्सा रही, उनके 3 साल आपने जेल में बंद करे गलत कारण के लिए, गलत केस को लेकर, झूठे आरोपों के साथ, तो ये तो बहुत ही अन्याय है और ये अन्याय तो कभी खत्म नहीं होगा। इस अन्याय को आप मिटा नहीं सकते। तो देर बहुत हुई, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि वो निकल गए हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा के लिए पुणे पुलिस ने यलगार परिषद को जिम्मेदार बताते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें लेखक, वकील और कई मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इनमें से कई अभी जेल में हैं। हालांकि इस दौरान यलगार परिषद केस में गिरफ्तार एक और आरोपी स्टैन स्वामी की मौत हो चुकी है और सुधा भारद्वाज की तरह 8 और आरोपियों ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में डिफॉल्ट जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया, सिर्फ सुधा भारद्वाज की अर्जी मंजूर की। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें इन 2 घंटों में दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और हमें बताइए कौन सी खबर है जो आप सारे दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। तो उन खबरों की लिस्ट आपके सामने। पहली खबर, दिल्ली लाया जाएगा सीडीएस का पार्थिव शरीर आज। नंबर 2 पर, सेना अस्पताल में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नंबर 3 पर, मान गए किसान, सरकार का प्रस्ताव मंजूर। नंबर 4 पर, विपक्ष और अपने ही कांग्रेस के दुश्मन, संजय राउत ने कहा। और आखिर में, रोहित शर्मा को T20 के बाद वनडे की भी कमान, कोहली की कप्तानी से छुट्टी।